हेलो एवरीवन, हमारे यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स कनेक्ट पर आप सबका स्वागत है। आज की क्लास में हम 13, 14 और 15 जून का करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला टॉपिक है एग्रीस्टेक पर राष्ट्रीय सम्मेलन। तो ये एग्रीस्टेक पर राष्ट्रीय सम्मेलन है, उसका आयोजन कहाँ किया गया है देखते हैं। तो इसका आयोजन 13 जून को कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार का जो कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय है उसके द्वारा नई दिल्ली के सुषमा स्वराज भवन में किया गया। ठीक है, तो कब किया गया? 13 जून को। कहाँ किया गया? नई दिल्ली के सुषमा स्वराज भवन में। और किसके द्वारा किया गया? तो कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा। ठीक है, और इसके अंतर्गत एक डिजिटली वेरीफिएबल क्रेडेंशियल डीवीसी को लॉन्च किया गया। तो ये डीवीसी डिजिटली वेरीफिएबल क्रेडेंशियल है, वो है क्या? तो ये एक तरह का किसान पहचान पत्र है, एक तरह की किसान आईडी है, और इसमें डिजिटल आधार पर सत्यापन की जाने वाली पहचान होती है। ठीक है, तो डीवीसी में क्या होता है? डिजिटल आधार पर सत्यापन की जाने वाली किसानों की पहचान होती है। ठीक है, और इसके अंतर्गत किसानों को विशिष्ट लैंड पार्सल और फसलों के लिए प्रमाणित पहचान बनाने की अनुमति देता है डीवीसी किसानों को। ठीक है, तो डीवीसी है वो विशिष्ट लैंड पार्सल और फसलों के लिए प्रमाणित पहचान किसानों को बनाने की अनुमति देता है। डीवीसी है वो डिजी लॉकर के साथ एकीकृत है और भूमि म्यूटेशन पर गतिशील रूप से निरस्त हो जाते हैं। ठीक है, भूमि का जो नामांतरण होता है तो उस पर जो पुराना डीवीसी है वो अपने आप ही निरस्त हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। ठीक है, तो ये था डीवीसी। नेक्स्ट टॉपिक है अंतर्देशीय मत्स्य पालन और जलीय कृषि सम्मेलन 2025। तो अंतर्देशीय मत्स्य पालन और जलीय कृषि सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन 13 जून को मध्य प्रदेश के इंदौर में किया गया। कहाँ किया गया? मध्य प्रदेश के इंदौर में। कब किया गया? 13 जून को। ठीक है, और भारत सरकार के मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के अंतर्गत मत्स्य पालन विभाग द्वारा इसका आयोजन किया गया। तो किसके द्वारा किया गया? तो भारत सरकार के मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के अंतर्गत मत्स्य पालन विभाग के द्वारा। और इसका उद्घाटन है वो केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी तथा पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह द्वारा किया गया। ठीक है, ये राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह जो केंद्रीय मंत्री हैं इनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। और भारत है वो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक है। ठीक है, मछली उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान दूसरा है। ठीक है, और भारत का जो वार्षिक मछली उत्पादन है वो वित्त वर्ष 2013-14 में 95.79 लाख टन से बढ़कर के वित्त वर्ष 2024-25 में 195 लाख टन हो गया है। ठीक है, ये 104% की वृद्धि है 2013-14 से 2024-25 में। ठीक है, 11 वर्षों में ये 104% की वृद्धि, 195 लाख टन वर्तमान में भारत का वार्षिक मछली उत्पादन है। जो कुल मछली उत्पादन है उसमें 75% से अधिक की हिस्सेदारी है वो अंतर्देशीय मत्स्य पालन और जलीय कृषि की है। ठीक है, तो अंतर्देशीय मत्स्य पालन और जलीय कृषि है उसकी हिस्सेदारी इसमें 75% से अधिक है। और अंतर्देशीय मत्स्य पालन और जलीय कृषि में नदियों, झीलों, तालाबों और जलाशयों जैसे मीठे पानी और खारे पानी के निकायों में मछली पकड़ना और पालना शामिल है। तो अंतर्देशीय मत्स्य पालन और जलीय कृषि के अंतर्गत क्या क्या शामिल है? तो नदियों, झीलों, तालाबों और जलाशयों जैसे मीठे पानी और खारे पानी के निकायों में मछली पकड़ना और पालना इसमें शामिल है। ठीक है, अब इसमें से भी जो अंतर्देशीय मत्स्य पालन है तो उसके अंतर्गत ताजे और खारे पानी में प्राकृतिक रूप से उपलब्ध प्रजातियों से मछलियां पकड़ी जाती हैं। ठीक है, तो जो अंतर्देशीय मत्स्य पालन है उसके अंतर्गत ताजे और खारे पानी में प्राकृतिक रूप से जो उपलब्ध होती है मछलियां उनको पकड़ा जाता है। ठीक है, जबकि जलीय कृषि में तालाब और केज कल्चर जैसे मछली पालन के नियंत्रित तरीकों का उपयोग किया जाता है। जो जलीय कृषि है उसके अंतर्गत तालाब होते हैं और केज कल्चर जो पिंजरा बनाया जाता है। ठीक है, तो उसमें मछली पालन के नियंत्रित तरीके होते हैं, इनका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जलीय कृषि में मछली पालन के नियंत्रित तरीकों का प्रयोग किया जाता है, जबकि अंतर्देशीय मत्स्य पालन में प्राकृतिक रूप से मछलियां पकड़ी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है ग्रीन स्किल्स एवं इलेक्ट्रिक वाहन प्रशिक्षण कार्यक्रम। तो ग्रीन स्किल्स एवं इलेक्ट्रिक वाहन प्रशिक्षण कार्यक्रम है उसको भारत सरकार के कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के अंतर्गत प्रशिक्षण महानिदेशालय तथा सेल इंडिया द्वारा प्रारंभ किया गया है। ठीक है, सेल इंडिया भारत सरकार का पीएसयू है। ठीक है, और भारत सरकार का जो कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय है उसके अंतर्गत प्रशिक्षण महानिदेशालय है उसके द्वारा और सेल इंडिया के द्वारा इसको
प्रारंभ किया गया है। इसका उद्देश्य है वो छात्रों एवं शिक्षकों को ग्रीन एनर्जी एवं ई मोबिलिटी में भविष्य के लिए तैयार क्षमताओं से लैस करना है। ठीक है, जो छात्र और शिक्षक हैं दोनों को ट्रेनिंग प्रदान करना है। ठीक है, इसका क्रियान्वयन है वो सेल के प्रशिक्षण भागीदार एडुनेट फाउंडेशन द्वारा 12 जून 2025 को दिल्ली एनसीआर, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और कर्नाटक में चुनिंदा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों ITIs और राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थानों NSTIs में किया गया। ठीक है, और चुनिंदा ITI और NSTI के भीतर विशेष EV कौशल प्रयोगशालाओं की स्थापना भी इस कार्यक्रम के अंतर्गत की जाएगी। नेक्स्ट टॉपिक है MV1 हाई 503। तो ये क्या है? MV1 हाई 503 ये है सिंगापुर के झंडे वाला कार्गो शिप। ठीक है, सिंगापुर के झंडे वाला कार्गो शिप है और ये केरल के अलपुजा तटीय क्षेत्र में दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। ठीक है, तो इसको फिर भारतीय तटरक्षक बल द्वारा ये जो पुल टग है, कुछ दिनों पहले हमने पढ़ा था 25T पुल टग, ओजस, महाबली। ठीक है, तो ये टोटल 6 टग हैं जो इनका निर्माण अभी किया गया है और ये भारतीय नौसेना को सौंपे गए हैं। तो ये इन पुल टग के इसको टोचन करके और तट पर लाया गया। ठीक है, और फिर इसमें जो आग वगैरह लगी थी उसको बुझाया गया। तो ये MV1 हाई 503 है, वो सिंगापुर के झंडे वाला कार्गो शिप है। ठीक है, नेक्स्ट है सकुरा साइंस हाई स्कूल कार्यक्रम 2025। तो जापान विज्ञान और प्रौद्योगिकी एजेंसी JST जो है उसके द्वारा 15 से 21 जून 2025 की अवधि के लिए भारत के 20 स्कूली छात्रों और 2 पर्यवेक्षकों के साथ साथ 3 अन्य देशों मलेशिया, ताइवान और यूक्रेन के प्रतिभागियों को आमंत्रित किया गया है। ये जापान सरकार का कार्यक्रम है। ठीक है, तो इसके अंतर्गत जो जापान है उसकी जापान विज्ञान और प्रौद्योगिकी एजेंसी JST है, उसके द्वारा विभिन्न देशों के छात्रों को अपने यहाँ आमंत्रित किया जाता है। ठीक है, तो अब की बार भारत के 20 स्कूली छात्रों और 2 पर्यवेक्षकों को आमंत्रित किया गया है और भारत के साथ साथ 3 अन्य देश मलेशिया, ताइवान और यूक्रेन के छात्रों को भी आमंत्रित किया गया है। तो भारत के जो 20 छात्र हैं उनमें 7 लड़के हैं और 13 लड़कियां हैं। वो कहाँ से संबंधित हैं? तो वो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लद्दाख, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा के जवाहर नवोदय विद्यालयों और सरकारी स्कूलों से लिए गए हैं। ठीक है, तो इन 20 छात्रों को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लद्दाख, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा के जवाहर नवोदय विद्यालय और सरकारी स्कूल हैं उनसे लिया गया है। जापान विज्ञान और प्रौद्योगिकी एजेंसी JST है, वो 2014 से जापान एशिया युवा विज्ञान विनिमय कार्यक्रम को लागू कर रही है, जिसे सकुरा विज्ञान कार्यक्रम के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, तो जो JST है वो 2014 से इस प्रोग्राम को चला रही है और इसका उद्देश्य युवा विद्यार्थियों के बीच बौद्धिक दृष्टिकोण को व्यापक बनाना और वैज्ञानिक अन्वेषण को बढ़ावा देना है। ठीक है, उद्देश्य क्या है? युवा विद्यार्थियों के बीच बौद्धिक दृष्टिकोण को व्यापक बनाना और वैज्ञानिक अन्वेषण को बढ़ावा देना। भारत 2016 में सकुरा कार्यक्रम में शामिल हुआ। ठीक है, 2014 में JST के द्वारा इसको प्रारंभ किया गया। ठीक है, और भारत है वो 2016 में इसमें शामिल हो गया। ठीक है, और अब तक 619 छात्र और 91 पर्यवेक्षक हैं वो भारत के इस कार्यक्रम के तहत जापान का दौरा कर चुके हैं। अगला टॉपिक है कृषि ड्रोन स्वदेशीकरण सुविधा। कृषि ड्रोन स्वदेशीकरण सुविधा है वो ग्रूड एरोस्पेस द्वारा चेन्नई में स्थापित की गई है। निजी क्षेत्र की कंपनी है। ठीक है, ग्रूड एरोस्पेस, उसके द्वारा इसको चेन्नई में स्थापित किया गया है कृषि ड्रोन स्वदेशीकरण सुविधा को। और इसका उद्घाटन है वो केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री कमलेश पासवान के द्वारा किया गया और ग्रूड एरोस्पेस की DGCA द्वारा अनुमोदित प्रशिक्षक को प्रशिक्षण TTT कार्यक्रम की शुरुआत और 300 उत्कृष्टता केंद्रों का उद्घाटन भी इस दौरान किया गया। ठीक है, तो ग्रूड जो कृषि ड्रोन स्वदेशीकरण सुविधा है ग्रूड एरोस्पेस की, वो चेन्नई में स्थापित की गई है और इसका उद्घाटन केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री कमलेश पासवान द्वारा किया गया और इसी दौरान ग्रूड एरोस्पेस का DGCA द्वारा अनुमोदित एक कार्यक्रम है प्रशिक्षक को प्रशिक्षण TTT कार्यक्रम, तो उसकी भी शुरुआत की गई और 300 उत्कृष्टता केंद्रों का भी उद्घाटन किया गया। प्रशिक्षक को प्रशिक्षण कार्यक्रम है वो ग्रूड एरोस्पेस की प्रमुख कौशल निर्माण और विकास पहल है। ठीक है, तो ये एक स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम है
जिसे शिक्षकों और पेशेवरों को प्रमाणित ड्रोन प्रशिक्षण बनने के लिए सशक्त बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। ठीक है, तो शिक्षक और पेशेवर इसमें जो प्रोफेशनल्स हैं, ठीक है, तो उनको ट्रेनिंग प्रदान की जाती है ड्रोन प्रशिक्षक बनने के लिए। उन्नत मानव रहित हवाई प्रणालियों UAS के डिजाइन, निर्माण और परीक्षण के लिए देश का अपनी तरह का ये पहला केंद्र है। ठीक है, तो कृषि ड्रोन स्वदेशीकरण सुविधा है, ये उन्नत मानव रहित हवाई प्रणालियों UAS के डिजाइन, निर्माण और परीक्षण के लिए देश का अपनी तरह का, भारत का अपनी तरह का पहला केंद्र है। ठीक है, और कहाँ स्थापित किया गया है? चेन्नई में। किसके द्वारा? ग्रुड एरोस्पेस के द्वारा। नेक्स्ट टॉपिक है 17वां वैश्विक पवन दिवस 2025। तो ये प्रतिवर्ष 15 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 15 जून को। ठीक है, और ये वैश्विक पवन दिवस की इसकी शुरुआत है वो 2007 में यूरोप में हुई थी। ठीक है, वैश्विक पवन दिवस की शुरुआत 2007 में यूरोप में हुई थी और 2009 से इसे वैश्विक स्तर पर मनाया जाने लगा। शुरुआत हुई थी यूरोप में और 2009 से उसके 2007 में हुई थी और उसके 2 साल बाद 2009 में इसका आयोजन वैश्विक स्तर पर किया जाने लगा। और भारत में इस बार बेंगलुरु में वैश्विक पवन दिवस सम्मेलन का आयोजन किया गया है। भारत में बेंगलुरु में किया गया। ठीक है, और वैश्विक स्तर पर भारत चौथी सबसे बड़ी पवन ऊर्जा स्थापित क्षमता है। ठीक है, और ये तीसरा सबसे बड़ा अक्षय ऊर्जा का उत्पादक भी है। तो भारत में जो पवन ऊर्जा की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है वो चौथी सबसे बड़ी है विश्व में। ठीक है, और भारत तीसरा सबसे बड़ा अक्षय ऊर्जा का उत्पादक देश है। अगला टॉपिक है ईज ऑफ डूइंग रिसर्च को बढ़ाने के लिए नीतिगत सुधार। तो भारत सरकार ने ईज ऑफ डूइंग रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए कुछ नीतिगत सुधार किए हैं। तो कौन कौन से हैं? वैज्ञानिक संगठनों के निदेशकों और विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को विशेष शोध उपकरणों और सामग्रियों के लिए गैर GEM सरकारी ई मार्केट प्लेस खरीद करने का अधिकार दिया गया। ठीक है, तो अभी सरकार ने क्या किया है कि गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पोर्टल को लॉन्च किया है। ठीक है, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। ठीक है, तो जो भी सरकारी खरीद है वो अभी इसके थ्रू ही की जाती है। ठीक है, जितनी भी सरकारी खरीद होती हैं वो सारी की सारी GEM के थ्रू होती है। तो अभी वैज्ञानिक संगठन है, उनके निदेशक और विश्वविद्यालय के कुलपति हैं, उनको विशेष शोध उपकरणों और सामग्रियों के लिए GEM के अलावा भी खरीद करने का अधिकार दिया गया है। क्योंकि जो उपकरण वैज्ञानिक शोधों में चाहिए होते हैं वो कई बार उस पर अवेलेबल नहीं होते। ठीक है, उनको विदेशों से इम्पोर्ट करना पड़ता है। तो इसके लिए अभी जो संगठन है उनके निदेशक और विश्वविद्यालय के कुलपति हैं उनको ये अधिकार दे दिया गया है कि वो GEM के अलावा भी खरीद कर सकते हैं। इसके अलावा प्रमुख वित्तीय सीमाओं में संशोधन किया गया है। वो कौन कौन सी हैं? तो पहले प्रत्यक्ष खरीद की सीमा थी वो 1 लाख रुपए थी, अब इसको बढ़ा करके 2 लाख रुपए कर दिया है। ठीक है, 1 से बढ़ा करके 2 लाख रुपए कर दिया गया है। इसके अलावा विभागीय समितियों के माध्यम से जो खरीद की सीमा थी वो पहले 1 से 10 लाख रुपए थी। ठीक है, अब उसको बढ़ा करके 2 से 25 लाख रुपए कर दिया गया। 1 से 10 लाख रुपए प्रत्यक्ष खरीद की सीमा थी वो 1 लाख रुपए थी, उसको 2 लाख रुपए कर दिया गया है। और विभागीय समितियों के माध्यम से जो खरीद की सीमा थी वो 1 से 10 लाख थी, उसको बढ़ा करके 2 से 25 लाख कर दिया गया। और जो लिमिटेड टेंडर इंक्वायरीज थी और विज्ञापित निविदाओं की जो सीमा थी, लिमिटेड टेंडर इंक्वायरीज और विज्ञापित निविदाओं की जो सीमा थी वो उसको 50 लाख से बढ़ा करके 1 करोड़ रुपए कर दिया गया। ठीक है, उसको 50 लाख से बढ़ा करके 1 करोड़ रुपए कर दिया गया। और ग्लोबल टेंडर इंक्वायरीज को मंजूरी, ठीक है, तो वो 200 करोड़ रुपए तक दी जा सकती है। ठीक है, जो शोध संस्थान है उनके द्वारा ग्लोबल टेंडर इंक्वायरीज जो 200 करोड़ रुपए के तक के जो ग्लोबल टेंडर इंक्वायरीज होते हैं उनको अनुमति दी जा सकती है। ठीक है, तो ये रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने इनमें सुधार किया है। नेक्स्ट है सिंगरेनी कोयलरीज कंपनी लिमिटेड तथा भुवनेश्वर स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ मिनरल्स एंड मटेरियल्स टेक्नोलॉजी के मध्य समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं। किन किन के बीच में? सिंगरेनी कोयलरीज कंपनी लिमिटेड तथा भुवनेश्वर स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ मिनरल्स एंड मटेरियल्स टेक्नोलॉजी IMMT के मध्य। ये किस लिए हुआ है समझौता? तो आधुनिक तकनीक का उपयोग करके सिंगनेरी खदानों में पाए जाने वाले महत्वपूर्ण खनिजों की खोज और उत्पादन करने के लिए। ठीक है, इसमें 6 हल्के रेयर अर्थ एलिमेंट्स और 8 भारी रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं। उन सहित 14 प्रकार के खनिजों की पहचान सिंगरेनी कोयलरीज कंपनी लिमिटेड के जो खदान है उनमें की गई है। ठीक है, तो अभी उनकी खोज और उत्पादन करने के लिए समझौता हुआ है। किसके मध्य? सिंगरेनीज
सिंगरेनी कोयलरीज कंपनी लिमिटेड और इंस्टीट्यूट ऑफ मिनरल्स एंड मटेरियल्स टेक्नोलॉजी IIMT के मध्य। नेक्स्ट है ब्रिक्स का 10वां साझेदार देश। तो ब्रिक्स का 10वां पार्टनर कंट्री बनाया गया अभी वियतनाम को। ठीक है, तो ब्रिक्स का जो 10वां पार्टनर कंट्री है वो कौन है? वियतनाम। तो ब्रिक्स के अध्यक्ष के रूप में ब्राजील सरकार द्वारा समूह के भागीदार देश के रूप में वियतनाम के औपचारिक प्रवेश की घोषणा की गई है। तो ब्रिक्स के अब टोटल 10 पार्टनर कंट्री हो गए। 10वां कौन सा है? वियतनाम। ठीक है, और अन्य पार्टनर कंट्री कौन कौन से हैं? बेलारूस, बोलीविया, कजाकिस्तान, क्यूबा, मलेशिया, नाइजीरिया, थाईलैंड, युगांडा और उज्बेकिस्तान। ये ब्रिक्स के 9 पार्टनर कंट्री ये हैं और 10वां वियतनाम हो गया। बेलारूस, बोलीविया, कजाकिस्तान, क्यूबा, मलेशिया, नाइजीरिया, थाईलैंड, युगांडा और उज्बेकिस्तान। ठीक है, जो पार्टनर कंट्री वाली जो कैटेगरी है उसकी स्थापना अक्टूबर 2024 में कजान में आयोजित 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में की गई थी। ठीक है, तो भागीदार देश जो कैटेगरी है, पार्टनर कंट्री की जो कैटेगरी है, उसकी स्थापना अक्टूबर 2024 में कजान में आयोजित 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान की गई थी। ब्रिक्स के बारे में देख लेते हैं। तो ब्रिक्स की परिकल्पना है वो 2001 में गोल्डमैन सैक्स निवेश बैंक के एक अर्थशास्त्री जिम ओ'नील द्वारा की गई थी। ठीक है, तो जिम ओ'नील है, उन्होंने 4 देशों ब्राजील, रूस, भारत और चीन की, ठीक है, आर्थिक वृद्धि को देखते हुए इनको एक ग्रुप के रूप में इनकी पहचान की गई थी, ब्रिक के रूप में, BRIC 2001 में। ठीक है, किसके द्वारा? जिम ओ'नील के द्वारा। और 2011 में इसमें दक्षिण अफ्रीका को भी शामिल कर लिया गया। तो उसके बाद में ये ब्रिक से ब्रिक्स हो गया। ठीक है, तो ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, तो ये था ब्रिक्स। तो ये इसके 5 मूल सदस्य थे, ब्राजील, चीन, भारत, रूस और दक्षिण अफ्रीका। प्रारंभ में इसके 5 मूल सदस्य थे और 2024-25 में इसमें 6 नए सदस्यों को शामिल किया गया है। वो कौन कौन से हैं? मिस्र, इथोपिया, इंडोनेशिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात। ठीक है, तो अब टोटल 11 सदस्य देश हो गए हैं। अब ब्रिक्स में कितने देश हो गए हैं? 11। ठीक है, 5 मूल सदस्य देश हैं और 2024-25 में 6 नए सदस्यों को शामिल किया गया है, मिस्र, इथोपिया, इंडोनेशिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात को। तो टोटल अब 11 देश हो गए। नेक्स्ट है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2025। तो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट है, उसको कौन जारी करता है? तो ये विश्व आर्थिक मंच, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF द्वारा जारी की जाती है। ठीक है, तो इसको विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है। और जो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2025 है उसमें भारत का 148 देशों में स्थान है वो 131वां है। कौन सा स्थान है? 131वां। ठीक है, और जो भारत का समग्र लैंगिक समानता स्कोर है वो है 64.4%। ठीक है, तो भारत का स्थान है 131वां और भारत का स्कोर है 64.40। ठीक है, और वर्ष 2024 में 146 देशों में भारत 129वें स्थान पर था। तो भारत 2 स्थान नीचे आया, 131वें स्थान पर है। 24 में 129वें स्थान पर था 146 देशों में, अभी 148 देशों में 131वें स्थान पर है। ठीक है, और बांग्लादेश है वो दक्षिण एशिया में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला देश है। तो बांग्लादेश 24वें स्थान पर है। इसमें ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में बांग्लादेश 24वें स्थान पर है और ये दक्षिण एशिया में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला देश है। और जो अन्य पड़ोसी देश हैं भारत के, उनकी रैंकिंग भी देख लेते हैं। तो इसमें नेपाल 125वें स्थान पर है, इसकी रैंकिंग भारत से ऊपर है। श्रीलंका के ऊपर है, श्रीलंका 130वें स्थान पर है। भूटान भी भारत से ऊपर है, भूटान की रैंकिंग 119वीं है। मालदीव है वो 138वें स्थान पर है, इसकी रैंकिंग भारत से नीचे है। और पाकिस्तान 148वें स्थान पर है। ठीक है, इसकी रैंकिंग भी भारत से नीचे है। तो 2 देशों की रैंकिंग भारत से नीचे है, मालदीव और पाकिस्तान की, बाकी सभी की रैंकिंग भारत से ऊपर है। अभी तक किसी भी अर्थव्यवस्था ने पूर्ण लैंगिक समानता हासिल नहीं की है। ठीक है, तो अभी तक कोई भी ऐसा देश नहीं है जिसने पूर्ण लैंगिक समानता हासिल कर ली है। तो इस सूची में जो आइसलैंड है वो लगातार 16वें वर्ष शीर्ष स्थान पर है। ठीक है, हालांकि आइसलैंड ने भी पूर्ण लैंगिक समानता हासिल नहीं की है, लेकिन जितने भी देश हैं उसमें शीर्ष स्थान पर है लगातार 16वें वर्ष से। ये जो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट है वो 4 आयामों के आधार पर लैंगिक समानता का मापन करता है। वो 4 आयाम कौन कौन से हैं? आर्थिक भागीदारी और अवसर,
शैक्षिक उपलब्धि, स्वास्थ्य और जीवन रक्षा, हेल्थ एंड सर्वाइवल। ठीक है। और चौथा है राजनीतिक सशक्तिकरण। इन 4 आयामों के आधार पर इस रिपोर्ट को जारी किया जाता है। नेक्स्ट है रुद्रास्त्र। तो रुद्रास्त्र है क्या? तो ये हाइब्रिड वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग यूएवी है। ठीक है, अनमैन्ड एरियल व्हीकल। रुद्रास्त्र हाइब्रिड वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग यूएवी। इसको सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया है। निजी क्षेत्र की रक्षा कंपनी है। ठीक है, सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड, इसके द्वारा रुद्रास्त्र को डेवलप किया गया है। और अभी पोखरण फायरिंग रेंज जैसलमेर में इसका सफल परीक्षण किया गया है। चर्चा में क्यों था? क्योंकि अभी पोखरण फायरिंग रेंज जैसलमेर में इसका सफल परीक्षण किया गया है। ये बिना किसी रनवे के वर्टिकल टेक ऑफ लैंडिंग में सक्षम है। ठीक है, इसको किसी रनवे की आवश्यकता नहीं है। ये बिना किसी रनवे के वर्टिकल टेक ऑफ कर सकता है और वर्टिकल लैंडिंग कर सकता है। ठीक है। नेक्स्ट है अरुणाचल प्रदेश सरकार ने राज्य की 58,000 मेगावाट बिजली उत्पादन क्षमता का दोहन करने के लिए 2025 से 35 के दशक को जल विद्युत दशक घोषित किया है। ठीक है, डिकेड ऑफ हाइड्रो पावर, डिकेड ऑफ हाइड्रो पावर डिक्लेयर किया है। ठीक है, डिकेड ऑफ हाइड्रो पावर। तो अरुणाचल प्रदेश ने 2025 से 35 के दशक को डिकेड ऑफ हाइड्रो पावर डिक्लेयर किया है। ठीक है, और भारत ने नेक्स्ट है भारत ने सीड्स सप्लाई ऑफ इक्विपमेंट्स फॉर एफिशिएंट डेवलपमेंट ऑफ एसएमईज पहल के तहत पैशन फ्रूट प्रसंस्करण के लिए मशीनों का दूसरा और अंतिम बैच है वो सूरीनाम को भेजा है। ठीक है, तो किस देश को भेजा है? सीड्स के तहत सूरीनाम को। ठीक है, तो इसमें इतनी ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। ये सूरीनाम को भेजा है सीड्स के तहत भारत ने। नेक्स्ट है WTT कंटेंडर स्कोपजे 2025। तो जो WTT कंटेंडर स्कोपजे 2025 है उसमें भारत के टेबल टेनिस की प्रतियोगिता है और इसमें भारत के मानव ठक्कर और मानुष शाह ने पुरुष युगल के फाइनल में उपविजेता रहे हैं दोनों। ठीक है, कौन कौन? मानव ठक्कर और मानुष शाह इसमें पुरुष युगल में उपविजेता रहे। और विजेता कौन है? दक्षिण कोरिया के लिम जोंग हुन और ओहे जुनसुंग, ये विजेता रहे। लिम जोंग हुन और ओहे जुनसुंग ये दक्षिण कोरिया के। और ये जो प्रतियोगिता है WTT कंटेंडर स्कोपजे 2025, इसका आयोजन उत्तरी मैसेडोनिया में किया गया। ठीक है, नेक्स्ट है याजिक हिलेंग। तो याजिक हिलेंग है, उनके बारे में देखते हैं। तो ये भारत की याजिक हिलेंग ने भूटान के थिम्पू में 15वीं दक्षिण एशियाई बॉडी बिल्डिंग और फिजिक स्पोर्ट्स चैंपियनशिप 2025 में गोल्ड जीता है इन्होंने। ठीक है, तो ये भारत की बॉडी बिल्डर और फिजिक स्पोर्ट्स एथलीट है। ठीक है, और इन्होंने भूटान के थिम्पू में 15वीं दक्षिण एशियाई बॉडी बिल्डिंग और फिजिक स्पोर्ट्स चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है। और इनकी कैटेगरी है 125 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 125 सेंटीमीटर की महिला मॉडल फिजिक स्पर्धा में ये प्रथम स्थान पर रही है और गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, और अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा में ये स्वर्ण पदक जीतने वाली अरुणाचल प्रदेश की पहली महिला फिजिक स्पोर्ट्स एथलीट है। ये कहाँ की रहने वाली है? अरुणाचल प्रदेश की। ठीक है, और ये किसी भी अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा में गोल्ड जीतने वाली अरुणाचल प्रदेश की पहली महिला फिजिक स्पोर्ट्स एथलीट है। ठीक है, तो याजिक हिलेंग है वो अरुणाचल प्रदेश की पहली महिला फिजिक स्पोर्ट्स एथलीट हैं जिन्होंने किसी अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट है विश्व टेस्ट चैंपियनशिप WTC फाइनल 2025। तो ये दक्षिण अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया को हरा करके जीता है। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल है वो दक्षिण अफ्रीका ने जीत लिया है। किसको हरा करके? ऑस्ट्रेलिया को। 27 वर्षों में दक्षिण अफ्रीका का ये पहला ICC खिताब है। ठीक है, और इसका आयोजन लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड लंदन में किया गया था। ठीक है, लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड लंदन में किया गया था। और इसमें जो दक्षिण अफ्रीका के कप्तान थे, ठीक है, वो है टेम्बा वामुआ। ये टेम्बा वामुआ है। इनकी हाइट कम है, इन वजह से इस हाइट की वजह से भी चर्चा में थे। तो इन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए दक्षिण अफ्रीका ने विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल जीत लिया और ये 27 सालों में दक्षिण अफ्रीका का पहला ICC खिताब है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रणीति नायक। तो
परिणति नायक हैं, उन्होंने सीनियर एशियन आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक चैंपियनशिप 2025 में महिलाओं की वोल्ट स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है। ठीक है, तो इन्होंने एशियन आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक चैंपियनशिप 2025 में वोल्ट स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है। और जो सीनियर एशियन आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक चैंपियनशिप 2025 है उसका आयोजन दक्षिण कोरिया में किया गया है। ठीक है, और एशिया जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में ये उनका तीसरा कांस्य पदक है। ठीक है, उन्होंने 3 कांस्य पदक एशिया जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में जीते हैं। पहला उन्होंने उलानबटार 2019 में जीता था और दूसरा दोहा 2022 में, और ये उनका तीसरा है। ठीक है, और इस प्रतियोगिता में सर्वाधिक पदक जीतने वाली भारतीय जिम्नास्ट है। ठीक है, और इनके अलावा दीपा कर्माकर हैं जिन्होंने इस प्रतियोगिता में 2 पदक जीते हैं, एक गोल्ड एक कांस्य। ठीक है, एक स्वर्ण एक कांस्य पदक। तो ये प्रतियोगिता में सर्वाधिक पदक जीतने वाली भारतीय जिम्नास्ट है। नेक्स्ट, ISSF वर्ल्ड कप 2025 म्यूनिक। तो जो म्यूनिक वर्ल्ड कप है निशानेबाजी का, तो इसमें भारत ने कुल 4 पदक जीते हैं, उसमें 2 गोल्ड हैं और 2 ब्रॉन्ज हैं। तो भारत 4 पदक जीत करके पदक तालिका में चीन और नार्वे के बाद तीसरे स्थान पर रहा है। तो पहले स्थान पर चीन रहा है, दूसरे स्थान पर नार्वे, और भारत इसमें तीसरे स्थान पर रहा है टोटल 4 पदक जीत करके। उसमें से 2 गोल्ड हैं और 2 ब्रॉन्ज हैं। ठीक है, तो भारतीय पदक विजेता हैं वो कौन कौन है उनको देख लेते हैं। तो इसमें सुरुचि सिंह है, उन्होंने महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल में स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, तो 1 गोल्ड तो जीता है सुरुचि सिंह ने। कैटेगरी है इनकी महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल। ठीक है, इसमें गोल्ड जीता है इन्होंने। दूसरा, आर्या बोरसे और अर्जुन बाबूता ने 10 मीटर एयर राइफल मिक्स्ड टीम स्पर्धा में गोल्ड जीता है। ठीक है, तो आर्या बोरसे और अर्जुन बाबूता ने जीता है। कैटेगरी है 10 मीटर एयर राइफल मिक्स्ड टीम स्पर्धा। ठीक है, नेक्स्ट है सिप्त कौर सामरा। तो सिप्त कौर सामरा है, इन्होंने महिलाओं के 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में कांस्य पदक जीता है। सिप्त कौर सामरा ने महिलाओं की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में कांस्य पदक जीता है। और एलावेनी वलारीवन है, इन्होंने महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल में कांस्य पदक जीता है। ठीक है, महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल में कांस्य पदक। तो ये थे भारतीय पदक विजेता। नेक्स्ट है टीम MGD1। तो टीम MGD1 है वो क्यों चर्चा में है देखते हैं। तो अर्जुन एरिगेसी के नेतृत्व में टीम MGD1 ने फीडे विश्व रैपिड एवं ब्लिट्स टीम चैंपियनशिप के तीसरे संस्करण में रैपिड खिताब जीता है। ठीक है, तो फीडे विश्व रैपिड एवं ब्लिट्स टीम चैंपियनशिप है उसके तीसरे संस्करण में रैपिड खिताब जीता है टीम MGD1 ने। और किसके नेतृत्व में? अर्जुन एरिगेसी के नेतृत्व में। ये उपलब्धि हासिल करने वाली पहली भारतीय प्रायोजित टीम है, MGD1 है वो। ये उपलब्धि मतलब विश्व रैपिड एवं ब्लिट्स टीम चैंपियनशिप में रैपिड खिताब जीतने वाली पहली भारतीय प्रायोजित टीम है। ठीक है, और इस टीम में कौन कौन शामिल है? तो अर्जुन एरिगेसी, पेंटाला हरिकृष्णा, लियोन ल्यूक मेंडोका, परवण वी और अथर्व पी तायडे इसमें शामिल है। तो ये उपलब्धि हासिल करने वाली पहली भारतीय प्रायोजित टीम है। तो ये थी आज की क्लास। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।